तो अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी का इन्वर्टिबल फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल का भी होगा, एक्सरसाइज का भी होगा। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू वाई वेयर वाई इज व्हाट, तो वाई रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर satisfying this relation now, so that f is invertible and find the inverse of the function। अब सबसे पहले फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करना होगा, और अगर इन्वर्टिबल होगा हम तभी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर इन्वर्टिबल फर्स्ट वी हैव टू शो दैट द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। फॉर इन्वर्टिबल we will show that f is 1 1 and onto both। तो first we will show for 1 1 function, we will show this for 1 1। तो for 1 1 we will select two element in the domain natural number such that 4x f of x1 is equal to f of x2। it means let two element x1 and x2 belongs to the natural number domain of the function such that their image is identical। हम वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो हम जनरल प्रोसेस में एक्सप्लेन किए होंगे प्रीवियस लेक्चर में। f of x1 is equal to f of x2। now this implies that if f of x is 4x plus 3, then definitely f of x1 is 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3। now 3 3 cancel, 4 4 definitely cancel, x1 is equal to x2, so f is 1 1। तो f 1 1 प्रूफ हो चुका। अब अगर हम ऑन टू प्रूफ करना चाहें तो ऑन टू के लिए क्या करना होता है, हम नेक्स्ट अप्रोच लेते हैं, जनरल प्रोसेस वाला नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑन टू का मेन मीनिंग क्या है। ऑन टू के लिए अगर हम रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, अगर हम को डोमेन प्रूफ कर दें तो उससे भी फंक्शन एग्जैक्टली ऑन टू हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो y देख रहे हैं वो y डिस्क्राइब कैसे किया गया है वो मेन समझना है। तो y इज व्हाट, तो y एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो डेफिनेट है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी y होगा वो इस f का रेंज ही होगा। इसका मतलब ये y कहीं ना कहीं इस फंक्शन के रेंज को डिनोट करता है। इसका मतलब ये प्रूफ करने की ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है, ये गिवन है एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसका मतलब कि रेंज को हम कोडोमेन के इक्वल प्रूफ नहीं करेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, हम उसी गिवन कंडीशन का यूज करके फंक्शन को ऑन टू सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जनरल केसेस में ये हमेशा गिवन नहीं होता है, तो वहाँ पे ऑन टू के लिए हमको प्रूफ करना होता है। तो इस तरह से ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू बोथ हो गया, सो एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन। अब इस तरह से फंक्शन इनवर्टिबल हो गया। तो अब क्वेश्चन है, फंक्शन इनवर्टिबल है, इसका मीनिंग क्या है। देन डेफिनेटली we can write y is equal to f of x as x is equal to f inverse of y। ये हम लिख सकते हैं। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तभी हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं, ये ऑलवेज राइट नहीं है। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को यूज करेंगे। तो अब डिफरेंट है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, x क्या है वो एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। तो कहीं ना कहीं अगर हम f इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम x का वैल्यू फाइंड कर लें तो वही x का वैल्यू एग्जैक्टली फंक्शन का इनवर्स होगा, जो इस एक्सप्रेशन से हमको पता चल रहा है। तो फॉर f इनवर्स नाउ फॉर f इनवर्स जस्ट सॉल्व द गिवन फंक्शन f of x is equal to 4x plus 3 to write x in terms of y। तो now y is equal to 4x plus 3। This implies that x is equal to y minus 3 divided by 4, and this x can be written as f inverse of y because we have already proved that the function is invertible। So f inverse of y is y minus 3 by 4। इसका मतलब कि अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स के लिए जनरल प्रोसेस क्या फॉलो करोगे, राइट x in terms of y by solving the given function, and that obtained value of x is called the inverse of the
फंक्शन। तो यही प्रोसेस हम हमेशा फॉलो करेंगे, खास करके जब x और y के बीच में रिलेशन दिया रहे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। y is a set that represent the n square where n is natural number. It means अगर हम इसको expand करके लिखें तो this represent 1, 4, 9, 16 etc. And f is a function defined from natural number to y and y is all these term. f of n is equal to n square. तो अब exactly ये समझते हैं कि f of n is equal to n square में ये जो n तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये y क्या डिनोट कर रहा है, तो y ये सारे नंबर्स को डिनोट कर रहा है 1, 4, 9 एंड 16। तो इस केस में एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एन स्क्वायर का वैल्यू यही सारा होगा। इसका मतलब अगेन हम यहां पे बोल सकते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो तो एग्जैक्टली फंक्शन है जो ऑलरेडी ऑन टू फंक्शन है। अब अगर फंक्शन ऑलरेडी ऑन टू है तो अब मेन इस फंक्शन को इनवर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमको अब केवल 1 1 प्रूफ करना होगा। तो 1 1 के लिए अगेन हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। वी विल सेलेक्ट टू वेरिएबल एलिमेंट x1 एंड x2 फ्रॉम दियर डोमेन, इट मीन्स फ्रॉम दिस सेट, सच दैट दियर इमेज इज आइडेंटिकल। तो नाउ लेट x1 comma x2 belongs to natural number such that f of x1 is equal to f of x2. So this implies that just n1 square is equal to n2 square. तो अब यहां से ये प्रूफ करना होगा कि जस्ट सॉरी x1 ले लेते हैं, n1 n2 तो लिए नहीं है, जस्ट x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब ये प्रूफ करना होगा 1 1 के लिए कि x1 भी x2 के इक्वल है। तो जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। x1 square minus x2 whole square is equal to 0. This can be written as x1 plus x2 into x1 minus x2 is equal to 0. अब ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें दो नेचुरल नंबर का, इट मीन्स x1 प्लस x2 कैन नेवर बी 0। अब एग्जैक्टली क्यों? बिकॉज दो नेचुरल नंबर का समेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होता है। तो जब भी अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर रखेंगे उसका समेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स डेफिनेटली देर इज ओनली वन कंडीशन टू मेक दिस स्टेटमेंट राइट इज x1 minus x2 is equal to 0, and this implies that x1 is equal to x2, so f is 1 1 function। तो इस तरह से ये फंक्शन 1 1 हो गया। और ऑन टू ऑलरेडी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हम बता चुके हैं। तो अब इस फंक्शन के लिए हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो अगेन वी हैव टू सॉल्व द गिवन फंक्शन टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ पे एग्जैक्टली x के बदले n लिखा गया है तो कंफ्यूज नहीं करना है। नाउ फॉर इनवर्स, if inverse, again y is equal to n square, तो this implies that n is equal to रूट अंडर y। हम प्लस माइनस रूट y इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये जो n है, जो रूट y है, वो एग्जैक्टली डोमेन का पार्ट होता है और डोमेन नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होता। इट मीन्स इसके लिए हम केवल प्लस रूट y ही यहाँ पे यूज करेंगे, माइनस रूट y यूज नहीं करेंगे। तो अब ये जो n मिला उसको हम क्या लिख सकते हैं? तो अगेन एफ इनवर्स ऑफ y लिखा जा सकता है बिकॉज अगेन x इज इक्वल टू, अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ n लिखते हैं तो n इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y लिखा जा सकता है। तो इस सेंस में एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू रूट y और यही एग्जैक्टली फंक्शन का इनवर्स हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। f is a function defined from natural number to r, it means r is the real number, f of x is this one, so that f is natural to s। फंक्शन डिफाइंड है लेकिन हमको जो इन्वर्टिबल प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है। इट मीन्स s जो है वो क्या है? रेंज ऑफ f। तो इसका मतलब इस f का जो कोडोमेन है वो रेंज ऑफ f के इक्वल ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है। इट मीन्स एग्जैक्टली रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो गया। तो अगेन इसको ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल 1 1 प्रूफ करना होगा इस फंक्शन को इनवर्टिबल प्रूफ करने के लिए। तो नाउ फॉर 1 1 अगेन सेलेक्ट टू एलिमेंट x1 and x2 in their domain such that their image is identical। तो now let x1 comma x2 belongs to n such that f of x1
is equal to f of x2. So this implies that 4x1 whole square plus 12x1 plus 15 is equal to 4x2 the whole square प्लस 12x2 प्लस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे और मेन एम ये होगा कि x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ करना। तो नाउ 4 इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू x1 माइनस x2 is equal to 0. This implies that now x1 minus x2 is common term. Then this is 4 into x1 plus x2 plus 12 is equal to 0. Now again हम यहाँ से 4 कॉमन लें तो this is 4 into x1 minus x2 into x1 plus x2 plus 3 is equal to 0. Now if the product of these two term is equal to 0, then definitely this may be 0 or this may be 0. First of all, x1 plus x3, sorry, x2 plus 3 is equal to 0 or x1 minus x2 is equal to 0. But this implies that x1 plus x2 is equal to minus 3. अब exactly x1 and x2 both are the natural number and the sum of the two natural number can never be minus 3. It means this is not possible. Now the only possible condition is x1 minus x2 is equal to 0. It means this implies that x1 is equal to x2. It means the function is 1 1. Now the function is already onto, it means the function is bijective, so the function is invertible. Then how we can find the inverse of the function? So for that, first write y is equal to f of x and then x is equal to f inverse of y. Then to find the inverse of the function, we have to find the value of x from the function. So now y is equal to 4x square plus 12x plus 15. So now we will solve this function to write x in terms of y, and the value of x will be the obtained value of the f inverse. Now for that, just make it as a quadratic in terms of x. So 4x square plus 12x plus 15 minus y is equal to 0, and this is quadratic in terms of x, and compare it with the general quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0. It means the value of a is equal to 4, value of b is equal to 12, and the value of c is equal to 15 minus y. Then x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac. It means 16 into 15 minus y divided by 2a. It means 8. That will be minus 12 plus minus square root of, that will be 240. It means that will be here 16y, means 16 into, just solve this one, 16 into 15, 240 minus 144 minus 240, so that will be minus 96. It means 16y minus 96 divided by 8. Now we can take 16 as a common, means minus 12, 16 as a common, रूट के बाहर आएगा 4 होगा, रूट अंडर ऑफ y minus 6 divided by 8, and that will be minus 12 plus 4 into y minus 6 by 8. अब एग्जैक्टली हम यहाँ पे केवल प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम अगर निगेटिव लिख लें तो जो x का वैल्यू है वो न्यूमरेटर के दोनों निगेटिव हो जाने से एग्जैक्टली x एक निगेटिव हो जाएगा, और x जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि x इस नेचुरल का सेक्शन है। तो इस कारण से हम यहाँ पे केवल ये पॉजिटिव यूज करेंगे, और यही वैल्यू जो x का मिला दैट इज एग्जैक्टली f इनवर्स ऑफ y। तो इस तरह से हम गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू दिस टर्म को सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड किए, और उस x का जो वैल्यू y के टर्म में आएगा वही एग्जैक्टली फंक्शन का इन्वर्स होगा। और ये बता दें, ये प्रोसेस तभी फॉलो करेंगे जब हम फंक्शन को 1 1 ऑन टू दोनों, इट मीन्स इन्वर्टेबल, प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। लेट f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम capital X to capital Y, and G is a function defined from capital Y to capital Z, and the both function are invertible, and then we have to show that the GOF is also invertible with GOF inverse is F inverse of G inverse. It means ये exactly proof करना है।
तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन को देखते हैं, कुछ प्रॉपर वे में लिखते हैं और उसके बाद ये कैसे प्रूफ करेंगे वो देखेंगे। इफ अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन है तो डेफिनेट है इफ का इन्वर्स, इफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से अगर जी इन्वर्टिबल है, इट मीन्स जी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इफ का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेट है इसके लिए इफ इन्वर्स ऑफ एफ आइडेंटिटी ओवर एक्स होगा, और इफ इनवर्स आइडेंटिटी ओवर वाई होगा। सेम अगर इसके लिए जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो जी इनवर्स ऑफ जी दैट विल बी आइडेंटिटी ओवर वाई, एंड जी ऑफ जी इनवर्स विल बी आइडेंटिटी ओवर जेड। अब एग्जैक्टली ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट गॉफ इज इनवर्टिबल विथ गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू इफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। मतलब गॉफ का इनवर्स एग्जैक्टली इसके इक्वल है। तो इट मीन्स वी विल शो दैट, अगर ये प्रूफ करना है कि गॉफ का इनवर्स ये है, तो इसका इसके साथ जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी ओवर अगेन एक्स होगा, और फिर उसके बाद इसका इसके ऊपर जो कंपोजिट फंक्शन है आइडेंटिटी ओवर जेड होगा। तो सबसे पहले ये बता दें गॉफ कैसा फंक्शन होता है। तो गॉफ विल बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू जेड। ये हम लोग कंपोजिट फंक्शन में देख चुके हैं। इफ एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम वाई टू जेड, देन गॉफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू जेड। तो अब एग्जैक्टली ये है। तो अब अगर गॉफ इन्वर्टिबल है, इसका मतलब हमको प्रूफ क्या करना है कि इसका इनवर्स, इट मीन्स गॉफ इनवर्स ऑफ गॉफ is identity over x, and fog inverse, sorry, and goff inverse and goff inverse is identity over z। ये प्रूफ करना है। इट मीन्स उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं, तो एग्जैक्टली ये हमको प्रूफ करना है वन बाई वन। तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट केस को देखते हैं, ये वाला। ये हम केस वन में देखेंगे और फिर इसको हम केस टू में देखेंगे। तो सबसे पहले केस वन में अगर हम लिखें तो केस वन के लिए गॉफ इनवर्स ऑफ गॉफ इज इक्वल टू, तो ये इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये प्रूफ करना है कि दैट इज आइडेंटिटी ओवर एक्स। इट मीन्स इफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड करेंगे। और ये टर्म अगर कंप्लीट आइडेंटिटी ओवर एक्स आ जाए, इट मीन्स एक्स के इक्वल आ जाए, तो हम ये समझ लेंगे कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। मतलब ये जो है इसको आई एक्स के इक्वल लाना है। तो इफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ से इफ इनवर्स ऑफ, इस जी को इसके साथ कर रहे हैं, जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ। इट मीन्स इसको एक्स को अभी नहीं लिखते हैं, हम अभी आउटसाइड ही रहने देते हैं। दिस इज जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट ब्रेक किए जस्ट। अब इन दोनों के एक साथ किए तो जी इनवर्स ऑफ जी एग्जैक्टली यहाँ किसके इक्वल है, आई वाई। तो इफ इनवर्स ऑफ वाई, तो जस्ट इफ इनवर्स ऑफ आई वाई, and that is of f। तो अब f इनवर्स ऑफ आई वाई, तो आइडेंटिटी फंक्शन किसी के साथ अगर हम उसको करें तो वो डेफिनेटली हमेशा उसी फंक्शन के इक्वल आएगा। इट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ आई वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ, एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ इज अगेन आई एक्स। तो एग्जैक्टली यही हमको प्रूफ करना था। तो अगर हम सिमिलरली करें यहाँ से, तो सिमिलरली इसके लिए समझना आगे गॉफ ऑफ, अगेन दिस वन, तो इसको हम इसके इक्वल लिख रहे हैं। इट मीन्स इफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो इसमें हम अगेन क्या करते हैं, जी ऑफ
एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स आई वाई, इट मीन्स जी ऑफ आई वाई ऑफ जी इनवर्स। अगेन जी को हम किसी भी आइडेंटिटी के साथ करें, जी रहेगा, तो जी ऑफ जी इनवर्स, एंड अगेन जी ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू आई जेड, तो दिस वन। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि अगर f कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, g कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, और उन दोनों फंक्शन के ऊपर का गॉफ अगर डिफाइंड है, तो उस गॉफ का इन्वर्स क्या होगा, जस्ट f इन्वर्स पहले लिखेंगे ऑफ देन g इन्वर्स। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का ही है। लेट एस इज इक्वल टू ए सेट हैविंग एलिमेंट 1 to 3, डिटरमाइन वेदर दिस फंक्शन एस टू एस आर इन्वर्टिबल और नॉट, इफ इट इज इन्वर्टिबल फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। मतलब हमको सबसे पहले एक एक करके ए बी सी तीनों फंक्शन में चेक करना है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं। अगर वो इन्वर्टिबल है तब उसका इन्वर्स लिखना है। तो अगर फंक्शन एग्जैक्टली ऑर्डर्ड पेयर में है, इट मीन्स रोस्टेड फॉर्म में है, तब कैसे चेक करेंगे कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो उसके लिए अगेन बता दें, सबसे पहले वन वन के लिए देखें। तो वन वन के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ना हो जिसका सेकंड एलिमेंट सेम हो। अगेन बता दें, वन वन कब होता है, वन वन में कन्वर्जेंस भी अलाउड नहीं है, डाइवर्जेंस भी। डाइवर्जेंस तो खैर फंक्शन में होता भी ही नहीं है। तो डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस इज नॉट प्रेजेंट इन इन वन वन। कन्वर्जेंस इज नॉट प्रेजेंट इन ए वन वन फंक्शन। तो अब अगर डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस नॉट प्रेजेंट है, तो इसी का करस्पॉन्डिंग अगर हम रोस्टर फॉर्म में स्टेटमेंट फॉर्म करें तो वो क्या होगा, ऐसा कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जिसका या तो फर्स्ट एलिमेंट मैच कर जाए या सेकंड एलिमेंट मैच कर जाए। तो ये ढूंढना होगा। अगर हम ऐसा ढूंढ पाते हैं कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ऐसा कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका सेम है, तो वो फंक्शन वन वन होगा। तो देख रहे हैं 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, 1 2 3 सेकंड भी सबका डिफरेंट है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज एग्जैक्टली ए वन वन फंक्शन। अब अगर ये वन वन फंक्शन है तो ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू के लिए क्या करना होता है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। यहाँ पे कोडोमेन क्या है, एग्जैक्टली S1 2 3, और रेंज इज द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3, दैट इज सेम इक्वल टू द कोडोमेन। इसका मतलब ये फंक्शन एक एग्जैक्टली ऑन टू फंक्शन भी है। तो फर्स्ट चेक हो गया। एक एक सबसे पहले चेक कर लेते हैं वन वन एंड ऑन टू, उसके बाद हम तीनों का इन्वर्स लिखेंगे, वो जो कि बहुत ईजी होगा। अब उसी तरह एफ सेकंड बी में देखें, तो इसका भी ऐसा कोई दो एलिमेंट हम ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना होगा जिसका फर्स्ट या सेकंड सेम हो। तो इसके हमें हम क्या देखते हैं कि ये सेकंड एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब ये वन वन नहीं है, क्योंकि अगर सेकंड एलिमेंट सेम है तो वो कन्वर्जेंस डिनोट करता है, और फर्स्ट एलिमेंट सेम है डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस अगर हो गया तो इसका मतलब वो फंक्शन तो फंक्शन ही नहीं है, इट मीन्स डेफिनेट है। यहाँ पे हम कन्वर्जेंस को ही चेक करेंगे क्योंकि फंक्शन दिया गया है ऑलरेडी। तो कन्वर्जेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट, इट मीन्स सेकंड एलिमेंट सेम है, तो इट मीन्स ये इन्वर्टिबल ही नहीं है। फिर इस केस में देखें, अगेन ऐसा कोई भी नहीं है जिसका सेकंड एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली वन वन है। और ऑन टू की अगर बात करें तो ऑन टू के लिए रेंज 1 2 3, इट मीन्स 3 to 1, इट मीन्स सेम इक्वल है, तो ये ऑन टू है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट इट मीन्स ए और सी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा क्योंकि वो दोनों वन वन एंड ऑन टू भी है, लेकिन सेकंड का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर सेकंड का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फर्स्ट और थर्ड का हम इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देन ए में इफ इन्वर्स क्या करना होगा, तो अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो इफ इन्वर्स लिखने के लिए जस्ट राइट द इन्वर्स ऑफ रिलेशन। इट मीन्स ये एग्जैक्टली रिलेशन में जैसे हम इन्वर्स लिखते थे उसी तरह इसमें भी लिखेंगे। जस्ट चेंज सेकंड एलिमेंट बाय द फर्स्ट एलिमेंट, इट मीन्स अगेन 1 1, that will be same 2 2, and that will be 3 3, इट मीन्स इन्वर्स भी यहाँ f के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम थर्ड में देखें, सेकंड का नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सेकंड इन्वर्टिबल ही नहीं है, एंड थर्ड वन दैट विल बी 3 1, दैट विल बी 2 3, एंड दैट विल 1 2। तो इस तरह से हम फर्स्ट और थर्ड का इन्वर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट दिस फंक्शन इज वन वन, तो सबसे पहले इसको वन वन प्रूफ करना है।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। तो पहले इसको 1 1 प्रूफ कर ही लेते हैं। तो फॉर 1 1 लेट x1 comma x2 belongs to their domain -1 to 1 such that f of x1 is equal to f of x2. So then f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 by x1 plus 2 is equal to x2 by x2 plus 2. Just x2 plus 2 by cross multiplication x1 x2 plus 2x1 is equal to x1 x2 plus 2x2. x1 x2 cancel, 2x1 is equal to 2x2 implies that x1 is equal to x2. It means f is 1 1. अब एग्जैक्टली f11 है तो अब डायरेक्ट बोला गया इन्वर्स फाइंड करने को। यहाँ पे ये नहीं प्रूफ करना है कि लेकिन कि ये ऑन टू भी है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना है ऐसा कुछ, लेकिन ये समझ लो हमको इन्वर्स इसका फाइंड करने को कहा गया, और इसमें जो एरो के बाद जो टर्म है वो रेंज ऑफ एफ ही है, और रेंज ऑफ एफ जो है और ये जो एरो के बाद टर्म होता है वो डेफिनेटली को डोमेन होता है, और उस को डोमेन के बदले रेंज ऑफ एफ लिख दिया गया है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑलरेडी एक ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे इन्वर्टिबल इट मीन्स अलग से ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये ऑलरेडी 1 1 एंड ऑन टू हो चुका है तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देन डेफिनेटली f of x is equal to y implies that x is equal to f inverse of y. Now again to find the inverse of the function, write x in terms of y by solving the given function. So y is equal to x by x plus 2. This is do the cross multiplication, xy plus 2y is equal to x, and then x minus xy is equal to 2y, then x is equal to 2y divided by 1 minus y. It means यहाँ पे 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई एग्जैक्टली x का वैल्यू आया, और यही एग्जैक्टली फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 1 to 3 to abc such that f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to b, f of 3 is equal to c। हम फंक्शन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो थोड़ा आसान हो जाए। f is a function defined from, just set name this as a and name this as b, then this is a and b having elements, this is 1 2 and 3, and there is 3 element a, b and c. 1 is related to a, 2 is related to b and 3 is related to c. अब exactly again this function is 1 1 and on 2 which can be easily checked by the arrow diagram. Now if the function is 1 1 and on 2 it means this is already invertible. So now how we can write the inverse of the function, then if f of 1 is equal to a and the function is invertible, this implies that a is equal to, sorry, this implies that 1 is equal to f inverse of a. Similarly f of 2 is equal to b implies that 2 is equal to f inverse of b, and f of 3 is equal to c implies that 3 is equal to f inverse of c. Now we will create again arrow diagram from b to a, and that will be f inverse, and f inverse is like this is defined from b to a, it means that will be a b c, and that will be 1 2 and 3. Then f inverse of a is equal to 1, f inverse of b is equal to 2, f inverse of c is equal to 3. It means again f inverse is a function defined from b to a such that f inverse of a is 1, f inverse of b is 2, f inverse of c is 3. Now again f inverse is considered as a new function, then this is again 1 1 and on 2. If this is 1 1 and on 2, this is invertible. If this is invertible, then how we can find the inverse of the function? Then if inverse of a is equal to 1 implies that a is equal to f inverse of 1. Again, and f inverse of b is equal to 2 implies that b is equal to f inverse of 2. And then
if inverse of C is equal to 3 implies that C is equal to inverse of if inverse of 3. It means exactly हम यहाँ से अगर इसको अब एरो डायग्राम में फॉर्म करें तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, in inverse of if inverse will be a function from a to b, and this is if inverse of inverse. This is inverse of f inverse. Then that will be a, sorry, that will be 1, 2, 3, a, b, c. Then again, inverse of f inverse of 1 is a, means this is related to this one. Inverse of f inverse of 2 is equal to b, means this one and this one, and this is identical to f. This is identical to f. So finally we can say that inverse of f inverse is equal to f.